This is my daughter, and we are both OnlyFans models. मैंने कुछ टाइम पहले एक OnlyFans क्रिएटर पे वीडियो बनाया था जिसका नाम कमीला अराउजो था। शायद आपने वो वीडियो देखा होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कमीला ही एक लौती ऐसी OnlyFans क्रिएटर है जो अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रही है अपने OnlyFans करियर में, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हर दिन बेशर्मी का एक ऐसा लेवल सेट करते हैं जिन तक पहुंच पाना फॉर्चुनेटली हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। कमीला ने तो फिर भी एक टाइम के लिए थोड़ी सी लिहाज कर ली थी, मगर जिस लेडी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसने बेशर्मी का एक ऐसा लेवल सेट कर दिया है जिस तक कोई ना ही पहुंचे तो समाज के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर ये बीमारी इंडियन सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो गई तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आखिर कौन है जिसने कमीला को भी पीछे छोड़ दिया बेशर्मी में, आज के इस वीडियो में पता लगाते हैं। ये है जिंजर, जिसकी एज 52 इयर्स है। इसकी लाइफ काफी ज्यादा नॉर्मल थी। पहले बचपन में अच्छी खासी पढ़ने वाली बच्ची थी जो बड़े होकर एक अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब करना चाहती थी, और इसने किया भी। ये जैसे ही अपने 20s में पहुंची इसने एक टीचर की जॉब ज्वाइन करी, जिसके बाद इसकी एक बेटी हुई। फिर इसने अपनी टीचर वाली जॉब छोड़ दी क्योंकि इससे खर्चे नहीं निकल रहे थे। फिर इसने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे काम किया। इसने उस वक्त ये जॉब ज्वाइन किया था जब इंटरनेट नहीं था। फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया, जिसके बाद इसको एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली जिसमें हर वक्त ट्रैवल करना पड़ता था। लगभग हर वीक जिंजर को फ्लाइट पकड़ के यहाँ और वहाँ जाना पड़ता था। जिंजर ये सब करके एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जिंजर अपने कॉर्पोरेट लाइफ में काफी ज्यादा बर्नआउट फील कर रही थी, क्योंकि उसके साथ साथ वो एक सिंगल मदर भी थी, तो उसके लिए ये सब मैनेज करना एक साथ बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। समय के साथ साथ उसकी बेटी भी बड़ी हो रही थी, उसकी भी अपनी एक लाइफ थी। तो चलो अब उसकी लाइफ पे भी एक नजर डालते हैं। एम्बर भी बचपन से बहुत ही ज्यादा होशियार बच्ची थी। एम्बर ने अपना स्कूल खत्म किया, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई, जिसमें कि उसने म्यूजिकल थिएटर में डिग्री लिया। वो हफ्ते में 4 से 5 बार अलग अलग जगहों पर ऑडिशन दिया करती थी ताकि उसकी सिलेक्शन किसी बैंड में एज अ वोकलिस्ट हो जाए। साथ ही साथ वो 2 जगह जॉब भी किया करती थी। डांस स्टूडियो में सेक्रेटरी का जॉब, दूसरा रिटेल स्टोर में काम भी किया करती थी अपने बचे हुए टाइम में, ताकि इसके खर्चे निकल सकें। फिर एम्बर की लाइफ में उसे वो मिला जो कि वो इतने सालों से चाह रही थी, जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी। उसे एक क्रूज कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसमें उसे एज अ वोकलिस्ट का जॉब मिला था। And I finally landed a cruise contract as a vocalist. एम्बर काफी ज्यादा खुश थी कि चलो एट द एंड उसे एक कॉन्ट्रैक्ट तो मिला, अब उसे फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे एक क्रूज पे फ्री में घूमने को मिलेगा, साथ ही उस काम के पैसे मिलेंगे जो कि उसे करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। मगर तभी इसकी जिंदगी में आया एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट। एम्बर के शिप में जाने की डेट 14 मार्च 2020 थी। जी हाँ, जिस समय कोविड अपने पीक पर था और हर जगह लॉकडाउन लग रहे थे। अब आगे क्या हुआ वो आप अच्छे से समझ सकते हो। एम्बर की कॉन्ट्रैक्ट जो थी वो धरी की धरी रह गई। एम्बर का सपना उसकी आंखों के सामने चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा था, और एम्बर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि एक तो इतने धक्के खाने के बाद उसे इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिली, वो भी धरी की धरी रह गई। इन सब कारणों से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें मदर अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से एग्जॉस्ट हो चुकी है और बेटी के हाथ में आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में ही बैठा बैठा यूजलेस हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने अगला स्टेप क्या लिया होगा? इंडिया में जो एम्प्लॉयज कॉर्पोरेट सेक्टर में एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं वो क्या करते हैं? थोड़ा ब्रेक लेते हैं, वापस काम पे लग जाते हैं, क्योंकि आखिरकार जब काम करेंगे तभी तो पेट भरेगा, खुद का भी और घर वालों का भी। और अगर आप एम्बर की जगह होते हैं तो क्या करते? यही ना कि तब तक कोई और जॉब पकड़ के कोविड खत्म होने का इंतजार करते ताकि वापस से अपने ड्रीम को हकीकत में बदल पाओ। लेकिन वेट, ये तो इंडियन है ही नहीं, ये लोग तो अमेरिकन हैं। और अमेरिकन के अंदर जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट आज के टाइम में बची है ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो बस इन्होंने भी अपना एवरेज अमेरिकन वाला दिमाग लगाया और उतर गए उसी फील्ड में जो कि सबसे ज्यादा अमेरिकन को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली फैंस। जी हाँ, ये दोनों माँ बेटी जो कि पढ़ने में काफी अच्छे थे, लाइफ में ग्राइंड कर रहे थे। मदर ने तो काफी कुछ अचीव भी कर लिया था और डॉटर की फ्यूचर भी काफी ब्राइट थी, मगर उन सब चीजों को लात मार के इन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिससे वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे पहले जिंजर ने अपना ओनली फैंस बनाया, जिसके बाद उसे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स मिल गए, जिससे उसकी अच्छी कमाई भी होने लग गई। तो अपनी मदर को इस चीज में जाने से रोकने के बजाय एम्बर ने भी अपनी मदर की तरह ही इस फील्ड में उतरने का सोचा, और तो और फ्रस्ट्रेट होकर ओनली फैंस बनाने का सोचा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये दोनों मदर एंड डॉटर एक ही घर में एक ही साथ में ये काम कर रहे हैं, एक ही घर में अपने ओनली फैंस के सब्सक्राइबर्स को प्लेजर दे रहे हैं,
जिंजर ने शुरुआत में एम्बर को मना जरूर किया, लेकिन किस मुंह से करती। वो क्या ही ज्यादा बोल पाती जब खुद उसने अपनी बेटी के सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया, जहां बिना किसी स्ट्रगल के इजीली मिलियनेयर बना जा सकता है। अब इनके कुछ स्टेटमेंट्स पे नजर डालते हैं। As happy as she was once she started that, because she finally didn't care about what people thought and she had freedom to do what she wanted to do. आपने देखा कि कैसे फ्रीडम और हैप्पीनेस का नाम लेके इसे जस्टिफाई किया जा रहा है। फ्रीडम और हैप्पीनेस के पीछे अगर हम अपनी बाउंड्रीज ही भूल जाएं, तो वो फ्रीडम और हैप्पीनेस किसी काम की नहीं रहती। फ्रीडम और हैप्पीनेस फील करने के और भी कई सारे तरीके थे, लेकिन उसमें थोड़े स्ट्रगल करने पड़ते, लेकिन वो तो होगा नहीं इनसे। अब चाहे उसके लिए ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना बनना पड़े। We don't film explicit content together. We don't take explicit photos together. It's important to us to maintain the boundary of we are colleagues, but we're also mother and daughter. बाउंड्रीज, सीरियसली कितनी अच्छी बात की इन लोगों ने कि ये दोनों एक साथ कंटेंट को शूट नहीं करते। हाँ, वो बात अलग है कि एक ही घर में अलग अलग कमरे में बैठ के दोनों के दोनों ऑनलाइन ट्यूशन कर रहे हो और मीडिया के सामने एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हो। क्या बात है। It's just really frustrating when people say that we don't work because it's a job. I work a lot more now than I did for my corporate job. कोई इतना डम कैसे हो सकता है। लोग इन्हें एक रिस्पेक्टेबल जॉब करने के लिए कह रहे हैं और इन्होंने ये कह के जस्टिफाई कर दिया कि ये भी तो एक जॉब ही है और इसमें भी तो मेहनत ही है। तब तो कोई किलर या किडनैपर भी ये चीज कह सकता है कि जो मैं कर रहा हूं उसमें कॉर्पोरेट लाइफ से काफी ज्यादा रिस्क और मेहनत है, तो मेरे काम को भी रिस्पेक्टफुली देखो और मेरी भी इज्जत करो। मेरी ऐसी वीडियोस बनाने के पीछे का मकसद ही यही है कि मैं ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज करने से रोक सकूं, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, ज्यादा समय नहीं बचा कि ये चीजें इंडिया में भी होने लगे। अनएम्प्लॉयड और स्ट्रगलिंग यंगस्टर्स को ये चीजें बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। लोगों के दिमाग में अगर ये चीजें नॉर्मलाइज हो गई ना, तो हमारी वैल्यूज और हमारी सोसाइटी सब कोलैप्स कर जाएंगी, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। जिंजर ने कहा था कि वो यहाँ काफी ज्यादा पैसे कमा रही है, लगभग 6 फिगर्स में, और इसने सबसे बेस्ट मंथ में $4 लाख से भी ज्यादा कमाया था। I easily made well over 6 figures every month. My best month was around $400,000. I'm in shock how much money you can make doing this. अब ये सब सुनकर जाहिर सी बात है स्ट्रगलिंग यंगस्टर्स की साइकोलॉजी पे काफी इफेक्ट पड़ेगा कि जब थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के हम पैसे कमा सकते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तो एक बात हमें याद रखने की जरूरत है कि इज्जत की रोटी प्रोस्टिट्यूशन के पिज्जा से ज्यादा टेस्टी लगती है। वैसे भी हमने कई चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है, जैसे कि हुकअप कल्चर, मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह, और अब ये ओनली फैंस कल्चर हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अगर मेरी बात यहाँ पे किसी को बुरी लग रही है तो खुद ओनली फैंस के क्रिएटर्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि कैसे उनके फैंस बात बात पे बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं, उन्हें गलत गलत मैसेजेस करते हैं, साथ ही साथ बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एक एक्स ओनली फैंस क्रिएटर ने खुद मीडिया से बात करते हुए ये चीज को एक्सेप्ट किया था कि उसने 18 की एज में ओनली फैंस ज्वाइन किया, ये सोचकर कि ये स्टेप उसे एम्पावर्ड फील करने में मदद करेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उसके इस गलती ने उसे जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि कैसे ये मदर और डॉटर्स की स्टोरी लोगों को बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देती है। सेम केस इस लड़की यानी कि एक्स ओनली फैंस क्रिएटर के साथ भी हुआ। इसने भी किसी दूसरे ओनली फैंस क्रिएटर के इंटरव्यू में ये सुना था कि बीइंग एन ओनली फैंस क्रिएटर इज एम्पावरिंग एंड अ वे टू बी इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। ये स्टेटमेंट सुनकर ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई, जिससे कि इसने अपनी 18 साल की एज में ही एक ओनली फैंस अकाउंट बना लिया और लगभग 3 साल वहां पर काम करने के बाद डिप्रेस्ड होकर बाहर निकली। आज भी उन 3 सालों को याद करके ये एक्स ओनली फैंस क्रिएटर ये कहती है कि वो 3 साल इसकी जिंदगी के सबसे खराब 3 साल थे। बस एक बार गूगल पे ये सर्च करके देखना कि कितने ज्यादा ओनली फैंस क्रिएटर्स सुसाइड करते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कितना बड़ा एम्पावरिंग जॉब है। आपकी उंगलियां दर्द दे देंगी लेकिन आर्टिकल्स खत्म नहीं होंगे। एक बात हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि अगर एक बार आप किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर इस इंडस्ट्री में घुस गए तो इस बात को हमेशा याद रखना कि इंटरनेट पर कोई भी आई हुई चीज कभी भी इरेज नहीं होती। तो बाद में अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहो तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस होने से अच्छा ये है कि मेहनत करो। लाइफ में अक्सर शॉर्टकट लेना आपको एक ऐसी जगह लाकर छोड़ेगा जहां से आप अपनी जिंदगी की गाड़ी का कंट्रोल हमेशा के लिए खो सकते हो। तो इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होने से पहले बस एक बार सोच जरूर लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस के रिसर्च करने में। साथ ही साथ डू चेकआउट माई इंस्टाग्राम टू, क्योंकि वहां पे भी मैं ऐसे ही टॉपिक रिलेटेड वीडियोस हमेशा डालता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट
पीस आउट।